देखिए हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन भी बताया था यहाँ पर भी। ठीक है, इसी से आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सामने, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 plus root 3 plus root 2 and 12 minus root 32। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दे देते हैं। 2 रूट 7, सेकेंड ऑप्शन 3 रूट 7, थर्ड ऑप्शन 4 रूट 7 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 रूट 5। ऑप्शन आपके सामने एसएससी के क्वेश्चन थे, एसएससी का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मीन प्रोपोर्शन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, मतलब दो टर्म हमको चाहिए, उसको रूट के अंदर ले लेना है। तो जैसे ही मैं इसको रूट में लूंगा दोनों टर्म को, तो 3 प्लस रूट 2, अच्छा 12 माइनस रूट 32 को मैं क्या ब्रेक कर कर 4 कॉमन निकाल लूँ, 4, और ये 3 माइनस रूट 2 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? देखिए 4 यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, और अंदर देखिए रूट के अंदर क्या क्या बचा रह गया है, ये 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 9 माइनस 2, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा आगे लास्ट में टर्म बचेगा 2 रूट 7 इज द आंसर। ये दोनों टर्म का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? 2 रूट 7। ओके, ए अभिनव, नाव्या, अभिषेक, ओके, हाँ समझ में आया? लास्ट क्लास देखा था? जिसका लास्ट क्लास अगर छूटा हुआ है फिर दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे सामने है? अच्छा दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, आप लोग टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने। जैसे अभी प्रवीण जी का पेपर हुआ, उन्होंने 50 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि अभी अरिथमेटिक मैं टोटल कंप्लीट नहीं कराया हूँ, फिर भी मैक्सिमम बता रहे थे कि मैक्सिमम पोर्शन क्या है, एडवांस पोर्शन से आया हुआ था, तो वो कंप्लीट हो गया। बोर्ड मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए हुए थे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में हमेशा करवाता रहता था। ठीक है, अच्छा वही है कि अभी पूरे अरिथमेटिक नहीं कंप्लीट होने के बावजूद वो 45 क्वेश्चन या 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो बड़ी बात है। ठीक है, अरिथमेटिक कंप्लीट होने दीजिए, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी इक्वल टू 4/1। ओके, वेयर a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुटिंग की बात अगर करना है तो वैल्यू पुटिंग से भी ऐसे रख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड a रेशियो b, मुझे a रेशियो b फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा हमको, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको कहते हैं युगांतरा, युगांतरा अनुपात, हिंदी में कहते हैं युगांतरा अनुपात। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कोई टर्म हमको दिया हुआ हो,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई रेशियो अगर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिया हुआ हो उसको हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे मुझे ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको इस पर अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अगर मैं इस टर्म के ऊपर फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को मैं सी एंड डी लिखता हूँ, सी एंड डी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बार बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखने में टाइम लगेगा। तो अगर मैं इस टर्म के ऊपर अगर फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। क्या हो गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर क्या है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 2a बाई 2b। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बच गया a बाई b। तो क्या क्वेश्चन था हमारा कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर किसी भी रेशियो में फ्रैक्शन में अगर मैं एक बार के बाद दूसरा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं उसके ऊपर तो सेम रिजल्ट आ जाता है। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ था, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये टर्म बना और उसके बाद फिर से मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया तो वापस क्या है क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ गया, तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या क्या है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर दो बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो अपने वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अभी तो ये कॉन्सेप्ट था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, मुझे फाइंड करना ए और बी के टर्म में फाइंड करना है मुझे, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल इस पर लेते हैं। जैसे मुझे दिया हुआ है ए और बी कुछ दिया हुआ है 3/2, ठीक है, 3/2 दिया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/1। तो ये टर्म अगर पूछेगा मुझसे, क्या अगर a और b की वैल्यू दिया हो उसके ऊपर पूछेगा कि a प्लस बी a माइनस बी, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वैल्यू क्या होगी, ये 5/1। अगर मैं फिर से इसके ऊपर कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दूं तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। और यहाँ पर देखिए 5 प्लस 1 6 हो जाना चाहिए और 5 माइनस 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पर 2a/2b बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 2 से कट कर दूं तो 3/2 बचा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ये a और b का फॉर्म बचा जो कि हमारा क्वेश्चन था कि ए और बी की वैल्यू अगर हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा दो बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया अगर मैंने तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। ये एग्जांपल था इसका, ठीक है। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कोचिंग खुल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, और मैसेज आए हुए हैं कि 9 दिसंबर से या 10 दिसंबर से बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। क्वेश्चन है जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर आपको 6/1 दिया हुआ है
फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। जब आपको क्वेश्चन ये दिया हो, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर सी एन डी लगा देंगे, सी एन डी लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या 7 और ये हो जाएगा 5। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर टर्म बचेगा ए बाई बी का, जो कि हो जाएगा 7/5। तो उस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ए और बी का फॉर्म फाइंड कर लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। जब आपको दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर प्लस है, नीचे डिनोमिनेटर माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इस पर सी एन डी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सॉल्व करेंगे तो भी यही आना है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए अब आएंगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए बहुत है, बीच में आएगा क्वेश्चन के, तो फिर उसको और भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब अपने क्वेश्चन पर देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर लिखा a प्लस बी और डिवाइडेड बाई रूट में ए बी, और ये क्या लिखा हुआ है 4 और 1 के फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्या a प्लस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं 2 और रूट ए बी ले लूंगा। क्या किया मैंने, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 के फॉर्म में ब्रेक कर कर 2 से नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये कितना बचा रह गया 2/1। अब आप कहेंगे कि ये क्यों किया गया, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया गया है। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया सी एंड डी, अगर अब मैंने यहाँ पर सी एंड डी अप्लाई किया, तो आपको टर्म समझ में आएगा कि हमने क्यों 2 से नीचे रूट में मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3/1। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर न्यूमरेटर के टर्म को, ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है, तो ये क्या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या। मैंने इस फॉर्म में लाने के लिए ही इसके 2 से मल्टीप्लाई किया था कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी देखिए कि यहाँ a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी है, तो ये क्या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर नहीं है, इक्वल टू 3/1 नहीं लिख सकते हैं इसको। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने इसको किया था। अब देखिए ये रूट ए रूट बी के फॉर्म में आ गया। अगर मैं स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से हटा दूं, तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा √3 और ये 1। देखिए किसी का आंसर आया हुआ है, ठीक है 3:1, 3:1 देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए अब ये ए और बी के फॉर्म में आ गया। अब मैं कहता हूं इस टर्म पर फिर से सी एंड डी लगा दीजिए, सी एंड डी लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप फिर से इस पर लगा दीजिए। तो ये टर्म कैसा बनेगा, ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी सी एन डी लग जाएगा। ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इस पर सी एन डी लगा दिया, किसके ऊपर, इस वाले फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ लगाया, देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 2 रूट बी, और यहाँ पर क्या राइट हैंड साइड में क्या बचा रह गया है, √3 प्लस 1, और ये बचा है √3 माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, क्या स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं बोथ साइड। ये देखिए
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, a बाई बी हो गया। ठीक, राइट हैंड साइड में √3 + 1 का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 + 2 √3, और ये क्या लिखा जाएगा, 4 - 2 √3। तो a और b की वैल्यू आ गई क्या, 4 + 2 √3, 4 - 2 √3। आप इसको फर्दर लिखना चाहें तो a और b की वैल्यू से फिर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 + √3, और ये 2 - √3। हमारे आंसर के ऊपर डिपेंड होगा कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा आ गया लोवेस्ट फॉर्म में a और b का 2 + √3, 2 - √3। हाँ ठीक, यही हुआ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सिंपल सा लगाना था, वही कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। वेरी गुड। चलिए, अगर जिसका ये आया है टर्म तो उसका सही है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो उसने बीच में कहीं ना कहीं किसी स्टेप पर मिस्टेक हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभिनव, आपको समझ में आया? नाव्या, आया है, ठीक है। नाव्या, आपको समझ में आया? ओके, चलिए, अच्छी बात है। किसी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को समझाने के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल के साथ उसको क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, देखिए मुझे क्या दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया है, 1:3। ओके ओके, चलिए, सी रेशियो ए प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, 5:7। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगर मैंने इसको अगर अरिथमेटिक क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ, और एक बात मैंने बोला था, ठीक है, कि कोई 3 बच्चे हैं ए बी और सी, अगर इन तीनों का मिलाकर वेट किसी क्लास के अंदर बैठे हैं, इन तीनों का वेट मिलाकर अगर 125 किलोग्राम है, इन्हीं तीनों बच्चों को उठाकर दूसरे क्लास में बैठा दिया जाए तो इनके वेट में कोई डिफरेंस आएगा क्या? मैंने उठाकर इनको किसी दूसरे क्लास में बैठा दिया तो इनके वेट में कोई डिफरेंस आना चाहिए? आप ये बताइए मुझे, कोई डिफरेंस आना चाहिए इनका? तब भी तो 125 किलो ही होना चाहिए था इनका वेट। भाई क्लास चेंज किया है मैंने, उनको धरती से उठाकर चांद पर नहीं बैठाया, जहां पर वेट क्या 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझने में आना चाहिए। यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ए और बी प्लस सी दोनों, ए बी सी तीनों का है वैल्यू, और यहाँ पर भी ए बी सी तीनों है। यहाँ बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए ए रेशियो बी प्लस सी, अगर मुझे 1:3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट है। सिमिलरली सी रेशियो ए प्लस बी की वैल्यू अगर मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5:7 दिया हुआ है, तो इन ए बी सी का टोटल सम कितना आपको दिख रहा है, 7 5 12 12 दिख रहा है। कैसे भाई, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, पर इनके टोटल वैल्यू जो है डिफरेंट क्यों है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 क्यों है? तो दोनों जगह सेम होना चाहिए थे वैल्यूज ए बी सी के। ठीक है, जब तक क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है या डिवाइड हुआ है, तो वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों जगह पर इनके वैल्यूज को सेम करूंगा। सेम करने के लिए देखिए, मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर मुझे अगर किया गया है तो इस ए बी सी में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो आप यहां से देखिए ये ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, ए की वैल्यू आपको यहां से मिल गया 3, सी की वैल्यू मिल गया 5, तो आपको टोटल ए बी सी कितने यूनिट है 12 यूनिट थे, तो 8 5 और 3 8 मिल गए, तो बी की वैल्यू कितना होगा 4 यूनिट, बी की वैल्यू 4 यूनिट होगी। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है बी रेशियो ए प्लस सी, बी की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल लिया 4 और ए प्लस सी कितना है ए और सी 8 है, तो ये हो गया 8। अगर इसको फर्दर देखेंगे तो 1:2 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, अभिषेक, अभिनव, त्रिषा, वेरी गुड। नव्या, आपको समझ में आया कि यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, दोनों जगह ए बी सी है, क्वेश्चन के अंदर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है इनकी ये तो सेम होनी चाहिए, जब कोई चेंज नहीं होगा तो मुझे उसको वैल्यू को सेम करना होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स रेशियो वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6:7 गिवन है, और क्या गिवन है वाई रेशियो एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है 5:11। ठीक है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है मुझे, एक्स रेशियो जेड क्या होगा। सिमिलरली सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी पर कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। देखिए कि यहाँ पर ए एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, तो इन दोनों को देख लेते हैं कि दोनों जगह वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 और 6 13 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, और यहाँ पर टोटल देख रहे हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दिख रहे हैं 16 दिख रहे हैं। भाई क्यों डिफरेंट दिख रहे हैं, मुझे तो दोनों जगह सेम होने चाहिए, जब एक्स वाई जेड अगर है दिया हुआ दोनों जगह तो वैल्यूज भी तो सेम होनी चाहिए, तो मैं वैल्यूज को सेम कर दूंगा। यहाँ पर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पर भी अगर मैंने किया 16 से मल्टीप्लाई, तो इस वाले रेशियो में भी ए बी सी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी ये 16 होना चाहिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहाँ 13 से मल्टीप्लाई और ये भी 13 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ x की वैल्यू मिल गया 16 छक्कर 96, यहाँ से मिल गया आपको 96। ओके, आपको z की वैल्यू चाहिए, आपको z की वैल्यू चाहिए। देखिए 16 गुणे 13 देखेंगे तो 16 3 48 8, 16 एकम 16, 16 4 208 होगा, 208 टोटल ए बी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, ए बी एक्स वाई जेड की टोटल वैल्यू आपको क्या गिवन है 208 गिवन है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर x दिख गया, यहाँ पर से देखिए 13 5 65 y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 65 है, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, 208 में से दोनों को क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई 47, हमारा क्या आ जाएगा वो z की वैल्यू, तो x और z की वैल्यू कितनी हो गई 96:57 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन यही होता है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़े रहिएगा कि एक्स वाई जेड यहाँ पर है और एक्स वाई जेड यहाँ पर है, तो फिर दोनों की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। जब तक क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कही है तो वैल्यूज सेम होनी चाहिए, बस उसको आप इक्वल कर दीजिएगा। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मैंने भी देखा फेसबुक पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूम रहा था इस टाइप का, उसी टाइप के क्वेश्चन पे मैं एक बार देखता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, क्वेश्चन है ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशियो सी प्लस ए के साथ गिवन है, क्या गिवन है ये 4:7:9। ओके, अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको, हाँ, यहाँ से दिया हुआ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है 30
फाइंड करना है सी क्या होगा, फाइंड करना है सी क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ये इधर उधर वायरल दिख रहा था, तो मैंने कहा इसको बताना जरूरी है। एक बार आराम से देखिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, सी प्लस ए, मैं क्या करता हूँ सभी को तीनों को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ बनेगा क्या, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर देंगे तो 9 7 13, 9 7 16 4 20 हो जाएगा, इक्वल टू 20 हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक। चलिए आप यहाँ पर से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन कितना है, तो ये गिवन है 30। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 60 हो जाएगा और यहाँ पर ये 20 हो गया। तो बात समझ में आया कि यहाँ पर देखिए इन दोनों का 2 टाइम्स, एबीसी का 2 टाइम्स 20 दिख रहा है और यहाँ एबीसी की वैल्यू रखते ये 60 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंदर ये 3 का मल्टीपल है, इसके अंदर 3 का मल्टीपल है। ये जो वैल्यू हमारी है 20 नहीं होकर 60 होनी चाहिए, या तो इसको 60 कर लीजिए या इसको 20 कर लीजिए, 1/3 कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल अगर कर देंगे इसमें तो ये 60 हमारी वैल्यू आनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप सिमिलरली क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर भी ये वैल्यूज को है 3 के मल्टीपल पर रखेंगे, क्योंकि मुझे ये 60 बनाना है। तो ये हो जाएगा 3 के मल्टीपल के साथ 27, ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाना चाहिए 12। आपको ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू। और एक चीज बात कह रहा है कि यहाँ से देखिए ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपने यहाँ से क्या निकाल दिया है, ये है ए प्लस बी और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर आपने निकाला है 12। अगर ये 12 है तो सी की वैल्यू क्या 18 नहीं होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सी की वैल्यू ही तो बताना था। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद एबीसी की वैल्यू रखिए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से 60 बन रहा है, पर हमारा क्वेश्चन में इन सभी को ऐड किए दिए तो 20 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको इसको 3 के मल्टीपल पर रखना है। तो आप भी क्या करिएगा कि यहाँ पर इसको सभी को 3 के मल्टीपल पर रख दीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 30 दिया है, ए बी की वैल्यू आपने निकाल रखा है, वहां से ए बी की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगा। ओके, कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ ट्रायंगल एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 11, 9 और 5, ठीक दे रखा है। अच्छा एस क्या है यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एडवांस का याद होगा आपको, ट्रायंगल का, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, क्या ए बी सी क्या है, साइड्स हैं, दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू का रेशियो मुझे पता करना है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या कीजिए, पहले इन तीनों को उठाकर ऐड कर दीजिए। तो ये बच जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, 9, 20 और 25। ये बन जाना है कितना, टोटल बन जाना है 25। ओके, अच्छा यहाँ से देखिए ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर से हम क्या ले सकते हैं, 2s नहीं ले सकते हैं, और ये 3s है। 3s माइनस 2s इक्वल टू 25। तो s की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 20। आपने 25 निकाल दिया, s की वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है s माइनस ए। ओके, s माइनस ए। ओके, एक मिनट, s माइनस ए मुझे फाइंड करना है। क्या हो सकता है, s माइनस ए आपको यहाँ पर दिख रहा है कितना, 11। ओके, s की वैल्यू आपको गिवन है 25, s की वैल्यू 25 है, माइनस कर देंगे 11, इधर चला जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगा क्या
14, ए की वैल्यू क्या मिल गया 14। सिमिलरली आप बी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है क्या 9। ओके, क्वेश्चन में एस की वैल्यू 25 आपने निकाला है, -9 कर देंगे और ये बी राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा 16, बी की वैल्यू आ गया। ओके ओके, अब क्या है, सी की वैल्यू हमको देखना है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, जब एस यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है 25, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर अगर 25 है तो इनका सम टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। यहाँ से देखिए ए और बी अगर 30 हो गया तो सी हमारा 20 होना चाहिए। ठीक है, आपको ए बी सी का रेशियो मिल गया, आपको क्या मिल गया 14 रेशियो 16 रेशियो 20। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में भी ले आ सकते हैं, 7 रेशियो 8 रेशियो 10। ठीक, 7 रेशियो 8 रेशियो 10 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का बेसिक ये था। अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब इसको इस तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप ट्रिक क्या यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपको गिवन है 11 रेशियो 9 रेशियो 5। ठीक है, जब आपको ए की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 11 वाले को आप क्या कर लीजिए, अपने हाथों से ढक लीजिए, बाकी जो वैल्यू बची है उनको ऐड कर दीजिए। जिसकी वैल्यू निकालना है उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे ए की वैल्यू निकालना है तो इस 11 को आप इग्नोर कर जाइए, बाकी जो दोनों दोनों बचे हुए उनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 14 आ गया। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालना है तो आप ये बी वाले को, इस बी दूसरे वाले को आप क्या कर दीजिए, ढक दीजिए, और ढकने के बाद क्या करिए, जो बचे रह जाएंगे तो क्या बचा जाएगा 11 और 5 बचा रह जाएगा, तो आप उसको ऐड करके रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 16। सिमिलरली सी की वैल्यू निकालना है तो आप तीसरे वाले को अपने हाथों से ढक लीजिए, जो बाकी बच जाए दो उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो यहाँ से दिख जाएगा 20। आपको क्या मिल गया 14 रेशियो 16 रेशियो 20, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला था बेसिक कॉन्सेप्ट से। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 7 रेशियो 8 रेशियो 10, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स के अंदर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, अगर सिमिलरली आ गया है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट के साथ ही बता दिया बेसिक से, और एग्जाम के अंदर क्या हमको यूज करना है उस तरीके से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ इफ, क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इक्वल टू 2:3:5 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार क्वेश्चन को देखिए, समझिए, मैं 1 मिनट में आया।
ओके, आई एम बैक। कुछ समझ में आया कि कैसे किया जाएगा? अच्छा, मेरे से जो पहले पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में वो बता सकते हैं इसको कि कैसे किया जाएगा। 7:1, 7:1 इज द आंसर। मुझसे कोई पहले पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक क्लास तो जरूर वो बता देगा इसको। देखिए, आपको यहाँ से एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि ये 2 और ये 3 है। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये 5 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक बात पकड़ में आ गई। मैं ये चीज समझाना चाह रहा था कि इन रेशियो से देखिए कि ये 2 और ये 3 का ऐड करेंगे तो ये 5 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या करना है, यहाँ से ये 2 का टर्म है, ये 3 का टर्म है, दोनों को ऐड कर देंगे, जो तीसरे वाले टर्म 5 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ। x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w किसके बराबर है? 2x प्लस जेड माइनस w। ठीक है, यही तो है। ये टर्म देखिए 2 है, ये टर्म क्या है? 3 है, और ये इक्वल टू किसके बराबर है? 5 के। ओके, आप यहाँ से देखिए कि z से z कैंसिल आउट हो गया। क्या z से z कैंसिल आउट हो गया? आपको यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? x प्लस 2w बचा रह गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचा रह गया है? 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक, अभी मैं क्या है कि अगर मैं W ये वाला जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूं तो ये 3W हो जाएगा, इक्वल टू इस x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड की वैल्यू आ गई, या 3W की वैल्यू आपको, ये टर्म आपको फाइनल मिल गया। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? 3x प्लस 3z, मतलब यहाँ पर इसके मल्टीपल में रखना है। 3 के मल्टीपल में रखना है यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 9W हो जाना चाहिए। किसका? इस वाले का टर्म कितना हो जाएगा? 9W। 9W माइनस यहाँ से दिख रहा है 2W, और रेशियो क्या बचा रह गया है? W। ठीक है, यहाँ से 9W माइनस 2W तो ये हो जाएगा 7W रेशियो W। W से W कैंसिल आउट हो गया, तो 7:1 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर अभिषेक जी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये था। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, वरना अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था। अभिषेक, नव्या, त्रिषा, अभिषेक का तो हो गया। अभिनव, अभिषेक को ये कॉन्सेप्ट याद था। अभिनव, त्रिषा एंड नव्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में फिर से किस स्टेप पर अभिनव? किस स्टेप की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, 3 के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मुझे 3x की 3W की वैल्यू मिल गया, क्या? x प्लस जेड। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 3z। यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है 3W, तो सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3x प्लस 3z हो जाएगा। अगर मुझे 3x प्लस 3z हो गया तो ये क्या है? 3 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3z की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9W। ये 9W आपको मिल गया, 3x प्लस 3z। तो आप क्या करिए, ये 9W यहाँ पर लिख दीजिए एज इट इज, और उसके बाद ये 2W जो है इसको क्या है? माइनस रख दीजिए यहाँ पर से 2W। ये माइनस है क्वेश्चन का ही, क्वेश्चन में। सिमिलरली यहाँ पर से ये W एज इट इज रहने दीजिए रेशियो के साथ। देखिए 9W और 2W
होकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7W, और यहाँ पर क्या बचा रह गया है, सिर्फ W। ठीक है, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, 7:1 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से करिएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है A माइनस बी रेशियो B माइनस सी रेशियो C माइनस D इक्वल टू 1:2:3। फाइंड क्या करना है, फाइंड A प्लस D बाई C क्या होगा क्वेश्चन। पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन को देखिए, रेशियोज को, ये 1+2 अगर कर देंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म 1 है, ये वाला टर्म 2 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, तीसरे टर्म 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाना चाहिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी। देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी। यही तो टर्म बचा रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं c को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2c माइनस डी, a इक्वल टू 2c माइनस डी। अब अगर मैं इसको लिख दूं AD को, अगर D को ट्रांसफर कर दूं, देखिए सॉल्व नहीं कर दीजिएगा डायरेक्ट, अगर D को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूं तो A प्लस डी इक्वल टू 2C हो जाएगा। A प्लस डी इक्वल टू 2C हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर दीजिए A प्लस डी की वैल्यू, A प्लस डी की वैल्यू आपको क्या मिल गया है, 2C मिल गया है, और यहाँ पर से क्या है, C मिल गया है, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 2। 2 इज द आंसर। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए, सभी का आ गया, नावे आपको समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पिछले टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ओके, ये क्वेश्चन है आपका और बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, और इस टाइप का क्वेश्चन आप किए भी होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 7, 16, 43 एंड 79 टू मेक द नंबर इन प्रोपोर्शन। कह रहा है 7, 16, 43 और 79 के अंदर कौन सा नंबर जोड़ा गया है कि वो अभी भी क्या है, प्रोपोर्शन में रहे, क्या रहे, वो प्रोपोर्शन में रहे। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं बेसिक की बात करूं इसके, एक बार मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रैक्टिस सेट लगवाते समय, और बार फिर समझा रहा हूं इसको। ठीक है, कि 7 में क्या जोड़ दिया जाए और 16 में क्या जोड़ दिया जाए। देखिए ये दोनों संख्या प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो 7:16 प्रोपोर्शनेट में है 43:79। ठीक, तो कह रहा है प्रोपोर्शनेट, यहाँ पर फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, अगर कह रहा है कि हर एक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि प्रोपोर्शन में ही रहे वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ इक्वल टू, ये हो जाएगा 43 प्लस एक्स और ये 79 प्लस एक्स। ओके, अगर मैं फर्दर इसके अंदर क्या करूंगा भाई, कि देखिए दो तरीके से होता है, या तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा दीजिए इसके अंदर, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप इसके अंदर कंपोनेंटो और डिविडेंडो भी लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए ये हो जाएगा कि अगर 7 का मल्टीप्लाई 79 में करेंगे तो ये बनेगा 5, 7 में 63 और 7 में 455, 553 प्लस 7x प्लस 79x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फर्दर राइट हैंड साइड में अगर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 43 में, 16 3 48 और 4 और 16, 16 चौका 64, 4 68, यहाँ पर हो गया, प्लस 16x प्लस 43x प्लस एक्स स्क्वायर।
देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 16x प्लस 43x, तो ये कितना हो जाएगा 49x हो जाना चाहिए प्लस 688। सिमिलरली 79x प्लस 7x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए 86x हो गया इक्वल प्लस 553। अगर मैं बराबर में, ठीक है, अगर मैं 86 में से 59 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या बचेगा 27x बचेगा। 553 अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो बचेगा क्या 135। ओके, देन x की वैल्यू क्या दिख रहा है 27 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 135 बन जाए, तो आप कहेंगे 5 मल्टीप्लाई कर दें, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 5 मिल गया। तो आपने ये वैल्यू नंबर कौन सा फाइंड कर लिया 5 फाइंड कर लिया कि वो नंबर जो हम अभी इसमें ऐड करेंगे वो कौन सा होना चाहिए 5 होना चाहिए। जैसे देखिए कि 7 में से 7 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और अगर 16 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाना है। सिमिलरली 43 में 5 जोड़ देंगे तो 48 हो जाना है, और 89 में 5 जोड़ देंगे तो 84 हो जाना है। ठीक, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अगर ठीक है फर्दर अगर मैं कट करूं प्रोपोर्शनेट में लाना है, देखिए इन प्रोपोर्शन लाना है तो प्रोपोर्शन में भी लाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो यहां से अगर मैं 4 से कट कर दिया 12 बार में, 4 से कट कर दिया, ये देखिए 21 बार में कट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए 12/21 और 12/21 क्या प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या था यहाँ इन प्रोपोर्शन के फॉर्म में था। ठीक है, मुझे प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में लाना था, तो यहाँ से मैंने वो नंबर डिसाइड कर फाइंड कर लिया, कौन सा नंबर 5 नंबर है, जो कि मैं ऐड करूंगा तो ये चारों नंबर क्या है प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सरल रखिए अभी से। ठीक है, अभी मैं बेसिक के बाद बता रहा हूँ, बेसिक के बाद मैं समझाऊंगा कि अभी आगे इसको एग्जाम में कैसे टैकल करना है। ठीक है, देखिए कि हमारा कैलकुलेशन जो है टाइम कंज्यूम कर गया यहाँ पर, ये हमको टाइम कंज्यूम कर गया, ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर गया, जिसकी वजह से हमको x निकालना था। तो मुझे x निकालने के लिए मुझे कुछ और एक कोई और शॉर्ट फॉर्म देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम कर गया है तो मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो बेसिक था, मैं इसको रब करके बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करूंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखिए। बेसिक तो आपके सामने है ही है, मैंने बोला बेसिक भी यूज कर सकते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो भी यूज कर सकते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लगाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, चलिए आपको एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये 7 और 16 के बीच का आपको डिफरेंस दिखना पड़ेगा। क्या करेंगे 7 और 16 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या दिख रहा है 9। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कि क्या दिख रहा है 43 और 79, 43 और 79 के बीच का आपको डिफरेंस निकालेंगे तो क्या दिखेगा ये, एक मिनट, हाँ ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या दिख जाना चाहिए, ये हो जाएगा 43, तो ये 36 हो जाएगा 36। आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या करिए न्यूमरेटर के टर्म को लिख लीजिए एज इट इज 7 प्लस एक्स, और क्या 43 माइनस एक्स को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद ये 9 का मल्टीप्लाई जो है ये राइट हैंड साइड में कर दीजिए 43 माइनस प्लस एक्स के साथ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 9 का। सिमिलरली ये 36 का जो मल्टीप्लाई है ये लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 36 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम्स में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको 28 प्लस 4x, यहाँ क्या बचा है 43 प्लस एक्स। ठीक है, 43 प्लस एक्स, जब यहाँ से x ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 28
43 में से जाएगा तो क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। देन 3 में किससे मल्टीप्लाई करेगी, 15 हो जाए तो x की वैल्यू आपको यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो सारा जो प्रॉब्लम हमारा कॉन्सेप्ट था निकालना, ये वैल्यू x की निकालना था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन इतना बड़ा भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, जो कि मैं वहां पर 43 का मल्टीप्लाई 16 से कर रहा था या 79 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहा था। यहाँ इतने बड़े टर्म को नहीं मल्टीप्लाई करना है, छोटे छोटे टर्म को मल्टीप्लाई कर कर आप इजिली इसको क्या है, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, ये हाफ क्वेश्चन है। अभी हाफ क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन के थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया था कि जैसे कि 3x माइनस 1 और 2x प्लस 5 दो टर्म है, तो वहां पर उसका मीन प्रोपोर्शन बताइए, मीन प्रोपोर्शन बताइए, ठीक है। तो ये हाफ क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज रखना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 5 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 10 और प्लस 15, ये हो जाएगा 15 हो जाना चाहिए। अब इन दोनों को आपको क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो रूट के अंदर आप क्या कर देंगे, रूट के अंदर हमारा मीन प्रोपोर्शन फार्मूला ए बी होता है, तो 14 इंटू 15 कर देंगे, तो ये हमारा रूट के अंदर आंसर आ जाएगा। ऐसे फॉर्म रखेंगे। ये हाफ फॉर्म्ड था क्वेश्चन, ठीक। कोई डाउट है किसी स्टेप पर? एक बार देख लीजिए कि एग्जाम में कैसे इसको ट्राई करना है। क्या करना है, आपके नंबर का बीच का डिफरेंस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स के बीच का डिफरेंस और राइट हैंड साइड के नंबर्स के बीच का डिफरेंस, और उसके बाद न्यूमरेटर के टर्म्स को लेकर अपोजिट से क्या है मल्टीप्लाई कर देना। 9 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में, 36 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद आप इजिली इसका एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो भी कम कैलकुलेशन के साथ। एक बार देख लीजिए आराम से, किसी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62 इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कह रहा है कि किसी दो संख्याओं का औसत क्या है, 62 है। यदि दो जोड़ा गया है किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर में, द रेशियो बिकम 1:2, द डिफरेंस ऑफ नंबर इज, ठीक है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, आपको दिया हुआ है, ठीक है, या हाँ ए और बी, तो उनका औसत जो है आपको 62 दे रखा है। तो मैं कहता हूं कि ए प्लस बी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 124, 124 ए प्लस बी आ गया। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर छोटी और बड़ी संख्या कैसे डिसाइड होगा, तो मैं कहता हूं कि ए को मान लेता हूं x, ठीक है, तो बी की वैल्यू जो है, ए को मान लेता हूं x, और जो लार्जेस्ट नंबर है नंबर बी एक्स, मैं लार्जेस्ट नंबर को x मान लेता हूं, लार्जेस्ट नंबर को मैं x मान लेता हूं। तो ये लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर a को मैंने x मान लिया, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस नहीं 124 माइनस एक्स, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 124 माइनस एक्स। पहले यहाँ तक समझिए, एक बार ध्यान से देखिए फिर आगे बढ़िएगा। 44, 44 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। मैंने क्या किया कि दोनों का सम 124 है, मैं बड़ी संख्या को मानना है, तो मैंने a को मान लेता हूं कि ये x है और यही हमारी बड़ी संख्या है, तो b जो हो जाएगा 124 माइनस x हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 124 माइनस x जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके अंदर अगर दो जोड़ दे रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है, एक संबंधित दो हो जा रहा है, किससे, बड़े वाले से। बड़ा वाला संख्या हमारा x है, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 1:2, ठीक। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 124 प्लस 126 हो जाएगा, 126 माइनस एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ से क्या हो जाएगा 126 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 252 माइनस 2x इक्वल टू एक्स। देन आपको 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 252, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 84 हो गया। अगर x 84 है
तो बी, ये जो कि ए की वैल्यू है, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 124 माइनस एक्स 84, देन बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस देखना है दोनों के बीच का कितना आएगा 44। 44 इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। एक बार आराम से देख लीजिए, किसी स्टेप पर भी कोई डाउट हो तो बताएं। किसी स्टेप पर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपके सामने दिख रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड को समझाने से पहले कुछ बेसिक मेथड्स को समझाया जाएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड 5:7, ठीक है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ओहो गलत हो गया, लिखा गलत है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम का रेशियो जो है 4:5 है, और ये जो 5:7 जो दिया हुआ है ये इनके एक्सपेंसेस का रेशियो है, ये एक्सपेंसेस का रेशियो है, ठीक है। 4:5 इनकम का रेशियो है ए और बी के, और 5:7 जो है इनके एक्सपेंसेस का रेशियो है। कह रहा है यदि ही सेव्स 300 ईच, यदि कह रहा है दोनों 300 रुपए बचाते हैं, दोनों 300 रुपए बचाते हैं, तो उनके इनकम क्या थे ये बताना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए और बी के इनकम का रेशियो आपको दिख रहा है ये 4:5, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 है। यदि दोनों 300 रुपए बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो उनके इनकम क्या थे ये बताइए। तो इसको मैं बेसिक से एक बार समझाता हूँ। देखिए मुझे क्या एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, कितना 5:7, 5:7 मुझे एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो मैं एक्सपेंडिचर कैसे निकाल सकता हूँ, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग कर देंगे तो मुझे एक्सपेंडिचर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है 5, ये ए का दिया है, तो ए का मैं एक्सपेंडिचर कैसे निकाल सकता हूँ, इनकम है इनका 4x माइनस 300 इनकी सेविंग्स है। सिमिलरली 5x जो है बी का, ये ए का निकल गया, तो बी का एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, 5x माइनस 300 कर देंगे, तो ये हमारा इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएंगे। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 28x माइनस 2100, ये हो जाएगा 25x, और ये हो जाएगा 5 के 1500, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 600, देन x की वैल्यू कितना आ गया 200। x अगर 200 आ गया तो इनकम भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से a का इनकम 2x की वैल्यू रख देंगे तो 800, और b की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो इनकम ए और बी का दोनों का आ गया। ये बेसिक मेथड था। इस स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताएं। इस स्टेप पर, इस मेथड से, बेसिक से किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये बेसिक मेथड था, ठीक है। देखिए एक चीज और ध्यान से देखिए कि ये इनका इनकम है, इनकम इन लोगों का क्या दिया हुआ है ए और बी का, तो मैं कहता हूं कि एक्स और वाई जो है इनका इनकम है। अच्छा, इनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर, मैं कहता हूं कि ये ए है और बी है। इसका ये से ये राम है, किसी दो इंसान है, और ये श्याम है, उनका इनकम का रेशियो x/y है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ए और बी है। तो इनके सेविंग क्या होगी, सेविंग्स निकालेंगे तो आप कहेंगे कि x माइनस ए और y माइनस बी, ठीक है। तो ये इनका क्या है, ये सेविंग्स का रेशियो रहेगा, सेविंग्स का रेशियो रहेगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ
तो इसको लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई, और ये रेशियो हो सकता है इक्वल टू हो जाएगा कि a माइनस बी। एक्स माइनस वाई और ये ए माइनस बी दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या कि इनका इनकम जो है, इनकम का डिफरेंस इनके सेविंग के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो इनकम का डिफरेंस इनके सेविंग के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इस टर्म का यूज कहाँ करेंगे, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक में कोई किसी को डाउट है तो बताएं। बेसिक्स में कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। चलिए, अभी मैं इसी पर एक टर्म दिखाता हूं जो मैंने आपको एज में डिस्कस किया था। एज में मैंने ये डिस्कस किया हुआ था। देखिए, जरा हटाता हूं यहां से। एज पढ़ाते समय मैंने आपको ये चीज डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, देखता हूं किसी को याद है कि नहीं। देखिए, कह रहा हूं क्या, इनकम का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है। ओके, और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। 5:7 दिया हुआ है। अच्छा, मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेविंग्स, इन दोनों के बीच का अगर मैं देखूं डिफरेंस क्या है, तो इनकम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये हमारा सेविंग्स नहीं कहलाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये सेविंग्स नहीं कहलाना चाहिए। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों जगह दोनों सेम बचा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 यूनिट बचता दिख रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट बचता दिख रहा है। यहाँ पर समझ में आई ये बात। तो ये तो गलत रेशियो में रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सेम बचा रहे हैं। ठीक है, ईच सेव बोथ बोथ सेव 300 रुपीज ईच। तो यहाँ पर 2 यूनिट बचता दिख रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट बचता दिख रहा है। तो अब इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के पहले आप ऐसे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं बनेगा बात। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए पहले कि आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए। इनके बीच का डिफरेंस देखिए, मैंने अभी एक टर्म बनाया हुआ था यहाँ पर। क्या टर्म बनाया था कि x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। तो x और y के मतलब इनके क्या है, इनकम का है डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस है, और ये इनके सेविंग्स का डिफरेंस है। ये इनके क्या है, एक मिनट रुकिए, ये ए और बी एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, इनकम का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 1, और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी कितना दिख रहा है, 2। तो ये टर्म हमको इस वाले फॉर्म में लाना है। यहाँ पर भी डिफरेंस दिख रहा है 1 और 2, यहाँ पर सेम नहीं हुआ। इसी सिमिलरली यहाँ पर सेविंग्स देखिए, दोनों जगह सेविंग्स भी सेम नहीं हुआ। मुझे इसको सेम लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेम लाने के लिए आप क्या करिए कि इनके इनकम का बीच का डिफरेंस यहाँ पर देखिए 1 है, और इनके इनकम का एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। दोनों को सेम कीजिए। पहले दोनों को सेम करने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे इस वाले टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो अब देखिए कि ए और बी के इनकम के बीच का डिफरेंस 2 है, और एक्सपेंडिचर का बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 2 जा 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 8 और ये 10 हो गया। सिमिलरली ये 5 है, और यहाँ पर ये कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस 2 हो गया, ये डिफरेंस भी 2 हो गया। मतलब ये वाला टर्म की इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक, आगे कि हमको इसमें सेविंग्स इनके इक्वल होने चाहिए। अब चेक कीजिए कि इनके सेविंग्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आपको यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। अब दिख गया कि यहाँ पर सेविंग्स जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये मैंने एज में बताया था करना आपको। ठीक है,
ये मैंने एज में इक्वल करना बताया था। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3, मतलब हमारे 3 यूनिट दोनों के आप बच रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स था, तो ये सेविंग्स 3 यूनिट है। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 यूनिट नहीं है, कितना है, 300 रुपए है, कितने के मल्टीपल है, 100 के मल्टीपल पे है। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ये था इसका इनकम ए का, तो ए भी हमारा 100 के मल्टीपल पे रख देंगे तो 800 ए का इनकम हो गया। सिमिलरली बी का इनकम निकालना है, 100 के मल्टीपल पर रख दीजिए तो 1000 रुपये हो गए यहाँ पर। तो ए और बी के इनकम का रेशियो आपको दिख गया, जो कि क्वेश्चन में मुझे बताना था, और मैंने यहाँ बेसिक से भी निकाला था। ये देखिए बेसिक से भी 800 और 1000 मैंने निकाला था। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट था? ये एज वाला कॉन्सेप्ट था, ये एज वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो ये सेकंड मेथड था, बहुत ही डीप नॉलेज था ये। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले एज पढ़ाया था, एज के बाद फिर आज बता दिया, तो थोड़ा रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर अभी एनालिसिस बाकी है, पूरा डीप नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बेसिक बताया, बेसिक के बाद ये एज के कॉन्सेप्ट से बताया कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 5 है, इनका बीच का डिफरेंस, मतलब ये इक्वल, ये क्वेश्चन हमको सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, कि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग है, तो सेविंग्स जो हमारा ये दिख रहा है 2 और 1 दिख रहा था, ये भी इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको सेम किया तो यहाँ पर ये सेविंग्स भी सेम हो गया। तो ये सेकंड मेथड था। अब आते हैं थर्ड मेथड की तरफ। अभी रुकिए, अभी समय अभी खत्म नहीं हुआ, थर्ड मेथड की तरफ आइए। आज लिंक डिक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक, हम पास चल रहे हैं या ज्यादा ड्यूरेशन मिलना स्टार्ट हो गया है? अब आते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, जिसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की बात किया था। आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं भाई, जिम को कौन खरीदेगा भाई, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। ठीक है, देखिए इतने भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन लिया जाए। नेट के चार्जेस ही निकल जाए, वाईफाई के खर्चे ही निकल जाए, उतना ही बहुत है। देखिए थर्ड मेथड आते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था क्या, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि आपको हेडिंग था। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मेथड बताने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही कम समय में एकदम फटाफट आंसर देता है। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। देखिए आपको इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ था 4:5। ओके, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया हुआ था वो कितना था, 5:7 दिया था। और इनकी सेविंग्स कितनी थी, ईच में 300 रुपए इनकी सेविंग्स थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक टर्म बता रहा हूँ, देखिए कैसे, कि 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ और उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 3 से। कैसे लिखेंगे कि 4 7 जा 28, 28 के बाद आपको क्या लिखना है, ये टर्म देखिए 28 हो गया। सिमिलरली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 21। ओके, चलिए 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 हो गया, और इस 5 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ पर दिख रहा है 600 का डिफरेंस। 3 यूनिट इक्वल टू 600 है, डिफरेंस है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा 200।
1 यूनिट 200 है तो यहाँ पर 4 यूनिट कितना हो जाएगा 200 के मल्टीपल पे, तो ये कितना हो जाएगा 800 रुपये, और ये हो जाएगा 200 के मल्टीपल से 1000 रुपये। अब मैंने क्या किया ऐसा कि मैंने क्या किया है 7 का मल्टीप्लाई 8 से 7 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया है तो ये हो गया 28, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया है तो 25, उसके बाद क्या किया मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया है 3 से तो ये हो गया 21, और इस 5 का मल्टीप्लाई किया है 300 से तो ये हो गया 1500। ये क्या ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, आप बेसिक्स में आइए, बेसिक्स में आइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर कर रहा था तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई किया गया 4 से तो यहाँ बचा 28। सिमिलरली देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किया गया 5 से तो यहाँ बना है 25, यही है देखिए 28 और 25 यहाँ से बेसिक से ही आया। देखिए ये 2100 आपको दिख रहा होगा, तो 2100 क्या दिखा है 7 का मल्टीप्लाई 300 से किया गया था तो यहाँ पर ये 2100 बना था। सिमिलरली इस 300 का मल्टीप्लाई 5 से किया गया तो यहाँ पर ये 1500 बना था, तो यहाँ पर भी 1500 बना था। देखिए ध्यान से, तो किया क्या गया बेसिक से ही उठाया गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है। तो है सारी चीजें बेसिक्स ही, बेसिक को थोड़ा नए फॉर्म में रख दिया गया तो आप कहेंगे ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 28 और 25 का डिफरेंस 3 यूनिट है, 2100 और 1500 का डिफरेंस कितना है 600 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दिख जाएगा 200 रुपए दिख गया, तो 4 यूनिट की वैल्यू 800, 5 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दिख जाएगा 1000। आप यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं भाई, इसका टोटल का टोटल आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक। किसी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताएं, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आया सभी को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? अभिनव आपको आ गया? ओके। अभिषेक, त्रिशा, नाव्या, आप सभी को समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको आपका क्या होमवर्क है, ठीक है। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा और एज वाले मेथड से भी सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल की क्लास में इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है करेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 इन 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। आफ्टर है यहाँ पर, नहीं नहीं इन नहीं है, आफ्टर लिखिए। आफ्टर 5 years from now, their age will be in the ratio of 10:7. Find their age after 5 years. तो आपको इसको बेसिक्स भी लगा कर देखिए, एक बार इसको इसके ऊपर सीपीएम लगा कर देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसको लगा कर देखिएगा, बहुत कम समय में ये सॉल्व होगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा कर देखिएगा, और एक बार मैंने वो भी बताया हुआ था जो कि एज वाले तरीके से, वहां से भी निकाल कर देखिएगा, ठीक है। तो कल इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।